नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 व 4 दिसंबर को संचालित करवाई गई अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लेवल 1, 2 एवं 3 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर उपलब्ध रहेगा। इस परीक्षा में लेवल 1 के कुल 15%, लेवल 2 के लगभग 16% और लेवल 3 के लगभग 9% अभ्यर्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। सोमवार को बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में कुल 2,61,389 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें 1,88,083 महिलाएं, 73,301 पुरुष व 5 ट्रांसजेंडर शामिल है। वहीं उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि लेवल 1 की परीक्षा में कुल 50,049 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 14,482 पुरुषों में से 2,614 एवं 36,066 महिलाओं में से 5,389 उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कहा कि पुरुष अभ्यर्थी का पास प्रतिशत 18.05 एवं महिला अभ्यर्थियों का 14.94% रहा। उन्होंने आगे बताया कि लेवल 2 की परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 20.83 एवं महिला अभ्यर्थियों का 14.78% रहा तथा लेवल 3 की परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 10.30 एवं महिला अभ्यर्थियों का 9.67% रहा। उन्होंने कहा कि परिणाम को अपलोड करने या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी त्रुटि होने की अवस्था में बोर्ड को यह परिणाम वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा। एस्टेट 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। 2, 3 और 4 दिसंबर को हुआ था तीनों लेवल का, और इसके अंदर आज 7 बजे के बाद 7 बजे से सभी कैंडिडेट अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे। इसके अंदर लेवल 1 में कुल मिलाकर 50,449 कैंडिडेट थे, जिनमें से 8,003 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया, जिसकी परसेंटेज रिजल्ट की रही 15.83। ऐसे ही लेवल 2 में 1,27,969 कैंडिडेट बैठे थे, जिनमें से 21,062 ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया, जिसकी पास परसेंटेज 16.46 रही। और इसी तरह लेवल 3 में पीजीटी में 82,871 कैंडिडेट बैठे थे, जिनकी पास परसेंटेज 9.85 रही। यानी इसमें 8,162 कैंडिडेट्स ने जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई किया। तो ये आज इसका रिजल्ट रहा है। इस तरह से ही अगर हम देखें कि पास परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मेल और फीमेल में, तो कैटेगरी वाइज ये अलग अलग परसेंटेज रही हैं, जिसमें जनरल कैटेगरीज में 18.18 रहा, 12.45 बैकवर्ड कैटेगरीज में रहा। तो बाय एंड लार्ज इट्स अ गुड रिजल्ट, आई वुड से। पास परसेंटेज अगर हम कंपैरिजन में लें पहले के अनुमान से, तो इस बार पीआरटी और टीजीटी इन दोनों में पास परसेंटेज बढ़ी है। पीआरटी के अंदर 2021 में 13.70 थी, जो इस बार 15.83 हुई है। ऐसे ही टीजीटी में पास परसेंटेज पिछले बार 4.30 थी, जो इस बार बढ़कर 16.46 हो गई है। और पीजीटी लेवल में ये जरा घटी है। पिछली बार पास परसेंटेज 14.52 थी, जो इस बार 9.85 रह गई, जिनकी संख्या 3,05,718 थी, जबकि पिछले बार 1.87 के लगभग 1,70,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और इस बार पिछले बार हमने 40 दिन में डिक्लेयर किया था रिजल्ट, लेकिन इस बार जिस तरह से वैकेंसीज निकली हुई थी और हमसे उपेक्षा भी थी, उम्मीद थी कि भाई सरकार कि हमसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो हमने रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर। एस्टेट परीक्षा 2022 का परिणाम जारी किया है। सबसे पहले मैं जो अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं
उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके साथ ही बोर्ड के जो भी कर्मचारी अधिकारीगण इस कार्य में लगे हुए थे, जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट दिया है, उनके परिश्रम को भी मैं बधाई देता हूं। और इस रिजल्ट के बाद अगर किसी भी अभ्यर्थी को अपनी OMR सीट लेनी है, वो ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करवा के अपनी OMR सीट 21 तारीख से डाउनलोड कर सकता है। बोर्ड की वेबसाइट पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको डायरेक्ट मिलेगी, वो वहाँ पर जाएगा और उसके लिए ऑप्शन है, वहाँ से वो निर्धारित जो फीस है जब सबमिट कर देगा तो उसके बाद वो उसको डाउनलोड कर सकता है विद्यार्थी। जो भी व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं वो जिले के सभी CHC और PHC पर जाकर भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। यह कहना था CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उनका कहना था कि भिवानी जिले में अभी तक 1,84,000 आयुष्मान कार्ड बनने बाकी हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि जिनकी इनकम 1,80,000 सालाना से कम है वो व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं जब इस बारे में सामान्य अस्पताल के CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के अनुसार स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है वह व्यक्ति इस आयुष्मान कार्ड के दायरे में आता है तथा वह अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। 25 दिसंबर तक भिवानी जिले में 5,89,000 कार्ड बनने हैं तथा अभी भी आयुष्मान कार्ड बनने बाकी हैं। इन्हीं को देखते हुए CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अब जिले के सभी CHC और PHC आशा वर्करों द्वारा भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी है वह भी अपने फोन द्वारा आयुष्मान कार्ड बना सकता है। अभी भी भिवानी जिले में 1,84,000 आयुष्मान कार्ड बनने बाकी हैं। इसी को देखते हुए CMO ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इस आंकड़े को पूरा करना चाहते हैं ताकि भिवानी जिले में कोई भी आयुष्मान कार्ड के बिना लाभार्थी ना रहे। से वेयर हाउस से 1248 तरह की दवाइयाँ मिली थी, जो कि काफ़ी दिनों से 125 तरह की दवाई मिल रही है। इसके हम लगातार कांटेक्ट में हैं। HMCL से हमारे डायरेक्टर से हमने डिमांड दे रखी है, सर लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सरकार की पॉलिसी के तहत लोकल परचेज करके उपलब्ध करने के आदेश दिए गए हैं। हमने जो बजट आया था वो सभी इंस्टीट्यूशन में, सिविल हॉस्पिटल में, SDH में, CHC में उसकी दे दिए गए ताकि वो MMI का बजट दवाई खरीद करके लोगों को उपलब्ध करवाएं। कितना बजट था और कब तक के लिए होता है? ये जो बजट है हमारा क्वार्टरली आता है। जो अभी जो क्वार्टर में आया था वो 70 लाख हमारा बजट आया था MMI का, जो कि अलग अलग एक्टिविटी जो मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत जो दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट हैं, लैब है, इसमें खर्चा किया जाता है। तो उसका 50% हम सिविल अस्पताल को देते हैं और 50% हम फील्ड में देते हैं। तो हमने 4-5 दिन पहले जैसे ही आया बजट हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया है और उनको आदेश दे दिए हैं कि सरकार की पॉलिसी के तहत जेम पोर्टल से या ई-टेंडर से दवाइयाँ खरीद करके उपलब्ध करवाएं ताकि गरीब आदमी को बाहर से दवाई। नगर में इन दिनों जन स्वास्थ्य विभाग और B&R विभाग की लापरवाही वाहन चालकों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। स्थानीय BTM चौक पर अशोका रोड के मोड़ पर रोड के बीच में बड़े बड़े कंक्रीट के सीमेंटेड स्लैब्स पड़े होने के कारण वाहन चालकों और आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार संबंधित विभाग से इसकी शिकायत करने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सोमवार को BTM चौक अशोका रोड वाले मोड़ पर सड़क धंसी होने के कारण आए दिन वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों व वाहन चालकों में खासा रोष देखा गया तथा उन्होंने संबंधित विभाग के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि नगर के BTM चौक अशोका रोड वाले मोड़ के नजदीक सड़क धंसी हुई है और जिसके कारण यहां गहरा गड्ढा बन गया। जन स्वास्थ्य विभाग और B&R विभाग ने एक दूसरे का मामला बताकर मार्ग को ठीक करना मुनासिब नहीं समझा और गड्ढे पर भारी पत्थर रखकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करवा ली। अब ये पत्थर आए दिन वाहन चालकों व स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, जिसके कारण आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। दुकानदारों व वाहन चालकों द्वारा अनेक बार संबंधित विभाग को अवगत करवाया जा चुका है, परंतु विभाग द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ले जा रही। जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इसे अतिशीघ्र ठीक करवाया जाए। BTM चौक अशोका रोड पर, ये मेन रोड के ऊपर पानी की लाइन है या सीवर की लाइन जो भी है वो धंस गई थी पिछले 6-7 महीने पहले, जिसकी शिकायत उसी समय
संबंधित अधिकारियों को कर दी गई थी, लेकिन विभाग ने क्या किया, इस रोड पर ये पत्थर उठाकर और इसके ऊपर ढक दिए और खाना पूर्ति कर दी और इसको ठीक करना मुनासिब नहीं समझा। इसकी दोबारा अब कंप्लेन की गई, तो उसके बाद भी विभाग के अधिक पब्लिक हेल्थ और जन स्वास्थ्य विभाग और वाटर सप्लाई और सीवरेज दोनों के अधिकारी आए, उन्होंने देखा और इस पर कुछ नहीं किया, केवल देख के चले गए, बोला जी ये हमारा काम नहीं है। अब उससे संबंधित शिकायत ऑनलाइन की, तो उसके बाद एसडीओ का भिवानी का फोन आया था कि मैं इसको 2 दिन में करा दूंगा, लेकिन आज तक उसने ठीक नहीं कराया। यहाँ आए दिन रोज गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं और पलटती है, धुंध का टाइम है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मेरी जिला प्रशासन से प्रार्थना है कि इसे जल्दी ठीक करवाए। कहना ये चाहूंगा जी, 1 साल पहले इसका सीवर का समस्या थी, कई बार शिकायत कर ली, ठीक नहीं कर रहे। आई बार इसमें कहीं गाड़ी फंसती, कहीं बच्चे पड़ते हैं, समस्या ज़्यादा हो रही है और जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए। कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दुर्घटनाएं? 2-3 बार तो गाड़ी फंसली इसमें जी, क्रेन निकलवाई है, एक आधी बार बाढ़ भी पड़ ली, इतने बड़े बड़े पत्थर टेक गई है, मैन होल है यहाँ। जिले के गांव टेटानी में 48 वर्षीय एक व्यक्ति की ठंड के चलते मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कृष्ण का शव खेतों में पड़ा दिखाई दिया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंच जाने के कारण पुलिस ने बताया कि इसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, जिससे इसे ठंड से हुई मौत माना जा रहा है। बीती रात्रि भिवानी जिले के गांव टिटानी में 48 वर्षीय व्यक्ति की ठंड के चलते मृत्यु हो गई। वहीं मृतक कृष्ण के परिजन प्रवीण रापड़िया ने बताया कि कृष्ण की मृत्यु खेत में ठंड लगने से हुई है और उसके 3 बच्चे, 2 लड़की व 1 लड़का है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, इससे उसके परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मृतक कृष्ण के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। वहीं जांच अधिकारी प्रवेश ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि गाँव टिटानी में कृष्ण अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि कृष्ण की मृत्यु सर्दी लगने से हुई है। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके 174 सीआरपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मेरा नाम परवीन है, कृष्ण मेरे ताऊ का लड़का है और इसकी खेत में ठंड लगने से मृत्यु हो गई है। कृष्ण के 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 2 लड़की हैं। परिवार की हालात बहुत ही नाजुक है, इसकी आर्थिक मदद की जाए। भिवानी के नागरिक सामान्य अस्पताल में एक विशेष निक्कू वार्ड बनाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा। यहाँ लगाए गए सभी 12 बेड्स पर ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है और हर प्रकार की शिशुओं की बीमारी का डायग्नोज के अलावा 24 घंटे स्पेशलिस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं जब इस बारे में सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल भिवानी में शिशु रोग को देखते हुए स्पेशल निक्कू वार्ड बनाया गया है। इसमें 12 बेड ऑटोमेटिक मशीन के साथ उपलब्ध हैं। उनका कहना था कि यदि कोई शिशु किसी रोग से ग्रसित होता था तो उसको पहले मशीनों के अभाव के चलते PGIMS रोहतक रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब निक्कू वार्ड बनने से PGIMS रोहतक भेजने की बजाय शिशु का पूर्ण रूप से इलाज भिवानी के सामान्य अस्पताल में होगा। वहीं सीएमओ ने आगे बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ अस्पताल द्वारा हेड ऑफिस पर मांग की हुई है कि जल्द ही सामान्य अस्पताल भिवानी को और भी बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए जाए। फाइनेंस कमीशन बजट के अनुसार हमारा जो निक्कू वार्ड में फैसिलिटी दी गई, जिसमें 4 वेंटिलेटर बेड, 12 हमारे HDU बेड और 30 हमारे जिसमें सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सुविधा हो, ये हमारा वार्ड तैयार हो गया है और तैयार होने के बाद ये फंक्शनल में भी आ गया। इससे वार्ड को तैयार होने से हमारे जो वेंटिलेटर की सुविधा है, HDU की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, ये हमारे ही वार्ड में है। तो इस जनता के लिए, सर्विस के लिए उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये सभी को आपको जानकारी की है कि सरकारी अस्पताल में काफ़ी सुविधा दिन दुगनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी हो रही है और सभी डॉक्टरों को आदेश दिए हैं कि वो अपना अच्छा व्यवहार रखें, मरीजों के साथ ठीक तरह बर्ताव रखें, समय पर आएँ और ठीक से उसका इलाज होएगा तो डॉक्टरों की जो इमेज है वो भी सुधरेगी। कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास अभी तो पीडियाट्रिशियन एक ही है और वो भी अगर दिक्कत होती, छुट्टी पर चली जाती है तो हमें दिक्कत आती है। हमने डिमांड कर रखी है पीडियाट्रिशियन ज़्यादा आएँ। जैसे पीडियाट्रिशियन आएंगे तो हम सभी मरीजों को इलाज यहाँ करेंगे। लोगों को आने जाने का जो दिक्कत आती है वो उसे छुटकारा पाया जा सकता है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर वाटर पंप लगवाने पर 75% तक अनुदान दिया जाएगा। यह कहना था सहायक परियोजना अधिकारी दलबीर सिंह का। उन्होंने बताया कि किसान भाई इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पहले जिन्हें यह लाभ दिया जा चुका है उन्हें यह लाभ दोबारा से नहीं मिल पाएगा। सोमवार को सहायक परियोजना अधिकारी दलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 HP, 7.5 HP और 10 HP तक के सोलर वाटर पंप 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। जो किसान तालाब, टपका सिंचाई व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करते हैं उन सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जो किसान इस स्कीम का अनुदान पहले प्राप्त कर चुके हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे बिजली और डीजल की बचत होगी। इसके लिए आवेदन सरल पोर्टल www.saralharyana.government.in पर 20 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से आरंभ हो जाएगी। आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर जाकर नियम, शर्तें एवं तकनीकी जानकारी पहले से प्राप्त कर लें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। आवेदन करते समय आवेदक को पंप साइज व प्रकार का अपने खेती के साइज के अनुसार सही चुनाव करें। आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का फेरबदल स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने उपरांत 25% अनुदान राशि आपके खाते में NFT या RTGS के माध्यम से करवानी अनिवार्य है। किसी प्रकार का कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बगैर यह स्कीम का पात्र नहीं होगा या आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी के कमरा नंबर 24 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान है। इसके तहत किसानों को सोलर ट्यूबवेल दिए जाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान एवं सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा सोलर ट्यूबवेल मुहैया करवाए जाते हैं किसानों को 75% अनुदान पे। ठीक है, इसमें 75% गवर्नमेंट द्वारा मुहैया करवाई जाती है सब्सिडी, बाकी 25% किसान ये सब्सिडी देगा। अभी 20/12 को 11 बजे ये सरल पोर्टल ओपन होने जा रहा है। इसमें लाभार्थी को अपने परिवार पहचान पत्र के साथ इसमें और ज़मीन के फ़र्द के साथ इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है थ्रू NFT और RTGS के माध्यम से। इसके तहत हरियाणा सरकार ने 3 HP, 7.5 HP और 10 HP के लिए आवेदन मांगे हैं। ये अभी 5614 ट्यूबवेल के लिए पूरे हरियाणा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ये आवेदन मांगे हैं और कल 20/12/2022 को 11 बजे ये पोर्टल शुरू होने जा रहा है। और मेरी लोगों से यही है कि वो ध्यान से इस फॉर्म को भरें। कुछ गलतियां करेंगे तो सुधार की इसमें गुंजाइश नहीं है, फिर कैंसिल ही होगा। अपने पंप साइज और ज़मीन के आकार के अनुसार ये अपने पंप का चयन करें और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होनी है। या तो लोग अपने नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं या जो चालान मिलेगा वो जाके बैंक के माध्यम से जितना हो सके जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाएं, तभी फार्म उनका मान्य होगा, अदरवाइज फार्म मान्य नहीं होगा। और बताइए। मैं दलबीर सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भिवानी से। जो ये स्कीम चलती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इम्प्लीमेंट का कार्य ये स्टाफ कर। सूर्यवंशी महाराज सूरसैनी की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले अकेडमी द्वारा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकारों का सम्मान अभियान चलाया गया है। इस कड़ी में सोमवार को हेमंत सैनी कल्चर, थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी के कलाकारों को सम्मान किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सैनी जाति के प्रवर्तक राजा राम के वंशज सूर्यवंशी महाराजा शूरसेन की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा हरियाणवी संस्कृति व कला को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कलाकारों के सम्मान का अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय ढाना रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी के कार्यालय में हेमंत सैनी कल्चर, थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी के कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलाकार हेमंत सैनी, कामिल,
श्रुति, अक्षय कुमार, राशिका, भूमिका, दीपक, जावेद, साहिल, नूरी, रोहताश, सुमन, अंजलि, प्रीतम, नितेश, तुषार, अभय, प्रदीप सोडी व विवेक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अकादमी के प्रधान सुरेश सैनी व महासचिव सुमित सैनी ने बताया कि कलाकार हेमंत सैनी व उनकी टीम द्वारा समय समय पर हरियाणवी संस्कृति एवं कला को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूक अभियान के साथ साथ विभिन्न नाटक मंचन का आयोजन भी किया जाता है, जिनके माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के जाल में फंसे युवा हरियाणवी संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने सूर्यवंशी महाराजा शूरसेनी के जीवन आदर्श पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे राजा राम के वंशज थे, जिन्होंने हमेशा सत्य व धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। उन्हीं के आदर्शों से आमजन को रूबरू करवाने के लिए उनकी जयंती अवसर पर इस अभियान का आयोजन किया गया है। सूर्यवंशी महाराजा सूरसेन की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा हेमंत सैनी ग्रुप के जो बच्चे हैं जो एक्टिविटी करते हैं उनको हमने सम्मानित किया गया है। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी प्रस्तुति भी पेश की है और समय समय पर ये हमारे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में अपनी एक्टिविटी दिखाते रहते हैं, तो हम इनको बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि ये ऐसे ही हमारे जिले का नाम रोशन करते रहें। ऐसे बच्चों को सम्मान करने पर हमें बहुत खुशी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे आगे हमेशा तरक्की करते रहें और हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। मैं आपको बता दूं, महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वो शिक्षा के अग्रदूत थे। उनसे ही प्रेरणा लेकर इन बच्चों ने अपनी जो प्रतिभा है वो दिखानी शुरू की है। तो ऐसे बच्चों को मैं बार बार सलाम करता हूँ। मैं सुरेश सैनी जी के ज्योतिबा फुले एकेडमी के सभी सदस्यों को दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि महाराजा सूरसैनी जयंती के अवसर पर सभी कलाकारों को सम्मानित किया है। इसलिए हम सभी कलाकार इनका तहे दिल से आशीर्वाद और लेते हैं और धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही समाज में केवल एक सैनी कास्ट नहीं बल्कि ये अलग अलग समय समय पर अलग अलग समाज के लोगों को ऐसे ही सम्मानित करते रहें और इनका आशीर्वाद लेते रहें। सोमवार को सुबह सवेरे ही धुंध शुरू होने से लगा कि 2022 की ठंड ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। सुबह सवेरे ही धुंध व कोहरे की चादर ने पैर पसारे तो वाहनों की गति भी काफी धीमी नजर आई और आम जन भी अस्त व्यस्त रहा। वहीं किसानों ने इस धुंध को फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। राजस्थान के सटे अर्ध मरुस्थलीय भिवानी जिले में वर्ष 2022 की पहली ठंड ने दस्तक दी है। सुबह धुंध व कोहरे की चादर फैली होने की वजह से वाहन की रफ्तार धीमी हो चली है, तो वहीं यह धुंध फसलों के लिए भी अच्छी बताई जा रही है। आमजन की बात की जाए तो कार्य में देरी होने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं वाहन चालकों का कहना था कि आज ठंड होने की वजह से धुंध पड़ रही है, जिसके कारण 10 मीटर की दूरी तक देख पाना भी कठिन हो रहा है तथा वाहनों को धीमी गति से अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने इस धुंध को फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। उनका कहना था कि यही ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो फसलों में अच्छा उत्पादन होगा, जिससे अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। मेरा नाम सुनील है और मैं गाँव जाटुलवारी का रहने वाला हूँ। आज बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है और ठंड भी बहुत तेज़ है और एक्सीडेंट के खतरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं। तो और स्कूल के जो बच्चे हैं उनने भी आने में बहुत दिक्कत हुई है। मैं स्कूल की बस चलाऊँ हूँ, लगभग 20 मिनट लेट पहुँचा हूँ मैं धुंध की वजह से और एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा खतरे हो रहे हैं। ऑफिस में जानी है, स्कूल में जाने वाले हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। नरेंद्र नाम मेरा। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, धुंध भी, तेज़ हवा भी और किसानों को भी बहुत दिक्कत हो रही काम करने में। पशुओं को भी ज़्यादा सर्दी लग रही है। खेती में तो फायदा है इसका, धुंध का इसका। बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है आज। ठंड बहुत तेज ठंड, बहुत तेज ठंड। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।